जब मुझे पता चला कि मेरे पति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं तो मैं हैरान रह गई। वो कहते हैं ना कि हसीन पति और मीठा खरबूजा किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं तो सातवें आसमान पर थी। मेरा पति वाकई बहुत खूबसूरत था, अमीर भी बहुत था और बहादुर भी। सुना था कि उसका किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने उसकी ऐसी पिटाई की कि सारे शहर ने देखा। उसकी तो वीडियो भी बनी हुई थी जो एक वेबसाइट पर पड़ी थी और लोगों ने नीचे बड़े बड़े कमेंट्स किए थे। यानी एक मशहूर और ख़ूबसूरत और बहादुर इंसान से मेरी शादी हो रही थी। उसका नाम शर्विन था। नाम भी क्या खूब था। मैं बहुत खुश हो गई। मैं भी किसी से कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत थी। हमारी जोड़ी अच्छी बनी थी, बल्कि अभी भी अगर देखा जाए तो मैं ज़्यादा खूबसूरत थी। खैर, शादी की तैयारियां होने लगी और मेरी शादी हो गई। जब मैं इस घर में गई तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे से अपनाया कि सारे शहर ने देखा। हमारी शादी शहर की बड़ी शादियों में से एक थी। सबको पता था कि मोदी इंडस्ट्रीज़ के मालिक की शादी हो रही है। हर चीज़ पहली चीज़ से ज़्यादा बेहतर थी। मेरे लिए उन्होंने खुद ही सब कुछ बनाया और वो भी देखने के काबिल था। लेकिन शायद हम लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि हमारी खुशियों को नज़र लग गई। खुशियों को नज़र लगती है ऐसी बड़ी बड़ी शादियों में। बाद में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, कुछ बुरा होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे मामले में इतनी जल्दी हो जाएगा और इतना बुरा हो जाएगा। अभी मेरा पति मेरे कमरे में आने वाला नहीं था। अभी बहुत सी रस्में थीं, बहुत सा समय लगने वाला था। शायद जब वो मेरे कमरे में आता तो तब तक करीबन सुबह ही हो जाती। लेकिन ये लोग अमीर लोग थे, ये तो 12 बजे उठते थे, इसलिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। खैर, मेरा पति मेरे कमरे में आने वाला था। मुझे ये खबर मिल गई। मुझे फिर से तैयार किया गया। मेरा जो मेकअप ख़राब हो गया वो सही किया गया, बल्कि मुझे सिंपल कपड़े पहनने को कह दिया गया। उन्होंने कहा कि उसे तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का कोई शौक़ नहीं है, तुम रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पे कोई रिवायती काम नहीं होता। अगर उसे तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का शौक़ हुआ तो तुम फिर से किसी दिन दुल्हन बन जाना। और बात ऐसी ही थी। मेरे लिए जो सामान लिया गया था वो ऐसे ही था कि अगर मैं रोज़ तैयार होती तो मैं दुल्हन ही लगती। इतने बड़े बड़े कामदार सूट और उसके साथ के जेवर पहनने जो मैंने कभी नहीं देखे थे। मेरी किस्मत चमक उठी थी। मेरे पति मेरे कमरे में आया तो उसकी चाल कुछ अजीब सी थी। मुझे लगा कि ये अमीर आदमी है, शायद नशे में है, लेकिन उसने कहा कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगाता है क्योंकि उसे अपनी सेहत से बहुत मोहब्बत है। लेकिन वो बार बार खांस रहा था, कभी अपने मुंह पर हाथ लगाता, कभी पेट पर। कहने लगा कि मुझे इतनी मिठाई खिला दी गई हैं कि लगता है मेरे पेट में कोई गड़बड़ होने वाली है। मैं इस बात पे मुस्कुरा दी। अभी उसने मेरा हाथ ही पकड़ा था कि उसे अचानक से उल्टी आई और वो बेहोश हो गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने तुरंत लोगों को बुला लिया, उसे अस्पताल ले गए। मुझे साथ नहीं जाने दिया, लेकिन पता चला कि रास्ते में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि हम सबके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अपनी बहनों में सबसे खूबसूरत थी। मेरी सारी बहनों की शादी हो चुकी थी, सब अपने अपने घर की हो गई थीं और मेरे बाबा भी इस दुनिया में जा चुके थे। सिर्फ माँ ही थी। मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया था। मैं अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। ये सब कुछ इतना अजीब था। लोग कहते हैं कि शादी के अगले दिन दुल्हन अस्पताल जाती है, लेकिन यहाँ पर तो मेरा पति शादी की रात में ही अस्पताल चला गया था। ये लोग पढ़े लिखे समझदार थे, अमीर थे, इसलिए ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे थे। लेकिन क्या पता दिल में सोच रहे हों, कहीं मैंने ही तो कुछ नहीं किया। पर जब डॉक्टर ने हमें ये बताया कि उसे जहर दिया गया है तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। भला मैं अपने पति को जहर क्यों देती। मुझ पे किसी का शक नहीं था और मैंने ऐसा किया भी नहीं था। पर ये किसने किया था। खैर, जिसने भी किया था वो बचने वाला नहीं था। हम उसे बाद में पकड़ ही लेते। अभी सब मेरे पति की ज़िंदगी की दुआ करने लगे और मैं समझ गई कि मुझे नज़र लग गई है। अब तो बस भगवान से ही दुआ कर रही थी। लेकिन मेरा पति इस दुनिया से चला गया।
उसे इतना ज़्यादा ज़हर दे दिया गया था कि उसके जिस्म के सारे ज़रूरी अंग फेल हो गए और उसे आखिरी वक्त में कुछ बोलने तक की मोहलत ना मिली। मेरे नसीबों को आग लग गई थी। मेरे हाथों पे अभी सुहाग की मेहंदी लगी थी, आंखों में ख्वाब थे, दिल में अरमान थे। मैं तो अभी कुछ घंटों की दुल्हन थी कि मेरा दूल्हा इस दुनिया से चला गया। लोग मुझे डायन कहने लगे, मुझे बुरा भला कहने लगे कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये एक ऐसा हादसा था जो ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं होता, और जब होता है तो मर जाए उसके साथ दूसरा भी मर जाता है, क्योंकि दुनिया वाले उसे जीने नहीं देते। मेरे पति की आखिरी रस्में पूरी कर दी गईं, तो फिर सब इस बात पर सर जोड़ के बैठ गए कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। उन्होंने कहा कि वो तो अच्छा भला दुल्हन के कमरे में गया था, लगता है दुल्हन ने कुछ किया है, शायद ये हमारे दुश्मनों की भेजी हुई है। हमारे तो इतने सारे दुश्मन हैं, उन सब ने ये इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। मैं चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई, पर कुछ ना कर पाई। मेरे माँ बाप भी मेरे लिए कुछ ना कर सके। बाप इस दुनिया में था नहीं, और माँ बेचारी क्या क्या करती। अगर मेरी माँ किसी बहुत बड़े ओहदे पे होती, बहुत अमीर होती, वो शायद मुझे तब भी ना बचा पाती, क्योंकि इन लोगों के हाथ बहुत लंबे थे। लेकिन मेरी माँ तो एक आम औरत थी, जिसने स्कूल में पढ़ा पढ़ा के अपनी सारी बेटियों की शादी की थी, और जो इस बात पे खुश थी कि चलो एक बेटी इतने अच्छे घर में चली गई तो बाकियों का भी ख्याल करेगी। लेकिन मेरा घर तो उजड़ गया था। मैं जेल चली गई। जब जेल में दाखिल हुई थी, सब लोगों ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और धुतकारा। एक औरत मेरे पास आई और उसने मुझे के बालों से पकड़ के ज़मीन पे धक्का दे दिया। उसने कहा कि हम सब यहाँ पर गुनाह करके ही पहुँचे हैं। हमने कोई ना कोई बुरा काम किया, लेकिन अपने ही पति को शादी की रात जहर देना एक निहायत ही घटिया काम है। तू तो इतनी खूबसूरत है, लगता है तेरा किसी और के साथ चक्कर था, तभी तो उन्हें अपने पति को मार डाला। अपने आशिक के साथ मिलके अपने पति को कहानी में से निकाल के बाहर फेंका। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लोगों ने मुझे ना सिर्फ कातिल बल्कि बद किरदार भी जाना, और कहा कि इसी ने अपने पति को इसलिए मारा क्योंकि इसका चक्कर किसी और के साथ होगा। ये बातें सिर्फ जेल के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी हो रही थी। मेरी कहानी बन गई थी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। लोगों की ज़ुबान पर सिर्फ मेरी बात थी, और जब तक लोगों को दूसरा काम न मिलता वो मुझे ही डिस्कस कर रहे थे। सब कह रहे थे कि लगता है लड़की का किसी और के साथ चक्कर था। मेरी माँ को ये सब सुनना पड़ रहा था। मेरी बहनों के घर में उनको वो भी ताने पड़ रहे थे कि तुम्हारी बहन तो ऐसी निकली, इसने तो अपने पति को जहर दे दिया। उनकी ज़िंदगी भी मुश्किल हो रही थी, और मैं दिन रात रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सी रात आई। वो जेल की जेलर थी। वो बड़ी अजीब सी औरत थी, बहुत लंबे कद की थी और ज़रा सी बात पर हाथ उठाती थी। थोड़ी सी गलती होती तो माफ़ नहीं करती थी। एक दिन वो मेरी कोठरी में आई। मैं फ़िलहाल इस कोठरी में अकेली थी, क्योंकि मेरे साथ कोई औरत नहीं थी। उसने कहा कि तेरा नाम ही है बीना? मैंने कहा कि जी। वो बोली, वही जो अपने पति को मार कर आई है? मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपने पति को नहीं मारा, उसको किसी दुश्मन ने जहर दिया था। मैं तो उसको दिल से अपना हमसफ़र मानती थी। ऐसा क्यों करती भला? उसने कहा कि सफाइयाँ नहीं चाहिए मुझे, मेरे साथ मेरे कमरे में आ जा। मैं उसके कमरे में गई तो वहाँ पर बहुत रोशनी थी। उसने मुझे गौर से देखा। उसने कहा कि तो तू भला की खूबसूरत है। खैर, अब तूने मारा हो या किसी और ने, वो तो मर गया है। अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है? मैं हैरान हुई कि जेल में हूँ और ये मुझसे ये क्यों पूछ रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो अब जेल में ही गुजरने वाली थी। मुझे यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं था। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि कभी कभी जिसका कोई भी सहारा नहीं होता या फिर केस लड़ने वाला नहीं होता, उसके लिए केस पुलिस लड़ती है और उसे निकाल लेती है। शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ जाती। मैंने कहा कि
मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। वह कुछ खा रही थी और मेरी बात सुन रही थी और ऐसे खा रही थी जैसे कोई जानवर खाता है। चिकन की बोटियाँ हाथ में उठाकर अपने मुंह से नोच नोच कर खाने में बिजी थी। उसने कहा, और क्या करना चाहती है? मैंने कहा, मेरी माँ अकेली है, मेरी सारी बहनें अपने घर की हो गई हैं। मैं अपनी माँ के साथ जाकर रहूँगी। मैं अपनी सभी बहनों से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हूँ, कोई नौकरी कर लूँगी। उसने कहा, और क्या क्या करेगी? मैंने कहा, और अपनी माँ का ख्याल रखूँगी और ज़माने में जो मेरे खिलाफ़ बातें हो रही हैं उन्हें गलत साबित करूँगी। उसने कहा, अच्छा धंधा करेगी? जब उसने यह बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब? ये आप क्या कह रही हैं? उसने कहा, सीधी सी बात है भाई, सीधे तरीके से कह रही हूँ। उसने मुंह से हड्डी निकाल कर एक तरफ फेंकी। इतनी तो खूबसूरत है, ये काम तेरे लिए सबसे अच्छा है। मैंने कहा, नहीं, मैं शरीफ ख़ानदान से हूँ। उसने कहा, हाँ, तभी तो अपने पति को मार के आई है। मैंने कहा, मैंने अपने पति की जान नहीं ली। मैं ज़ोर से चिल्लाई तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, धंधा करेगी या नहीं? मैंने कहा, यह सब कुछ करते हो तुम यहाँ पर? उसने कहा, हाँ, करते हैं। जब तेरे जैसी कोई खूबसूरत लड़की आ जाती है तो फिर करना पड़ता है, वरना तो यहाँ पर सारी उजड़ी हुई बिगड़ी हुई बूढ़ी उम्र की औरतें आती हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। उनसे बंदा काम ही करवा सकता है और तू कुछ करवा नहीं सकती। लेकिन तेरे जैसी पीस इस जेल में कभी कभी आती है। हम हाथ से मौका जाने नहीं देना चाहते। अरे, हमारी पगार से तो हमारा 10 दिन का खर्चा भी नहीं निकलता। इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ता है। बेबी, यही दुनिया है। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। उसने कहा, चल, मुझे तो तेरी रजामंदी जानी थी। अगर तू आराम से मान जाती तो मामला ज़रा सीधा हो जाता, लेकिन अब तू आराम से नहीं मान रही है तो फिर खैर है, हम ज़बरदस्ती कर लेंगे। मेरे पेट में ऐसा दर्द हुआ कि जैसे मैंने अपनी मौत देख ली है। मैंने कहा, क्या मतलब, ज़बरदस्ती कर लोगे? उसने कहा, फिर और क्या करें, मौका नहीं जाने दे सकते। उसने 2 औरतों को बुलाया जो मुझे ज़बरदस्ती कहीं ले जाने लगीं। यह समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह मुझे एक जेल में बंद करके चली गईं, लेकिन यह वो जेल नहीं थी जहाँ पर मैं पहले रह रही थी, पर एक छोटा सा ही कमरा था। मैंने सोचा, चलो, इज्जत के गवा जाने से बेहतर है कि मैं कैद में ही रहूं। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक आदमी दाखिल हुआ। मुझे नहीं पता था कि वह कौन है, पर शक्ल से पुलिस वाला लग रहा था, पर पुलिस की वर्दी में नहीं था। इस जेल के अंदर मुझ पर वह जुल्म भी हो गया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे दिमाग में अभी भी मेरे पति की यादें थीं। मैं उसे वफ़ा करना चाहती थी, जबकि मैंने उसके साथ मुश्किल से आधा घंटा ही गुजारा था। मैंने तो उसे अपना सब कुछ मान लिया था। वह कितना खूबसूरत था, कितना हसीन था, कितनी जवान मौत थी। कैसे बर्दाश्त कर सकती थी मैं ये सब कुछ? बहुत परेशान थी। फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, मुझे यहाँ फेंका गया। पर आप जब सोचते हैं कि इससे बुरा क्या होगा तो इससे भी बुरा हो जाता है। इंसान सोचता है कि इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत इससे भी ज़्यादा मुश्किल में आपको डाल देती है, और मेरे साथ यही हो रहा था। मुझे वापस मेरी कोठरी में फेंक दिया गया। वहाँ पर कोई नई औरत आई थी। अब वह मेरे साथ रहने वाली थी और मेरी हालत भी बड़ी बुरी थी। तो उसने मुझसे पूछ लिया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। पहले तो मैंने कुछ नहीं बोला, फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। यह शायद अच्छी औरत थी जो बाकियों की तरह मुझ पर तंज नहीं कस रही थी, क्योंकि उसने मेरी हालत देखी थी कि कितनी बुरी थी। उसने कहा, यह दुनिया ही ऐसी है। तू ये समझ कि बड़ी जेल से निकल के छोटी जेल में आ गई है। तेरी जैसी खूबसूरत हसीन लड़की, वह भी बेवा, जिसके सिर पे ना बाप है ना भाई, तेरे साथ इससे भी बुरा होने वाला था। यहाँ पर आ गई है तो बच जाएगी।
एक दो जगह भटकेगी, अगर बाहर रहती तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती रहती। मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी बातों से मुझे कोई तसल्ली नहीं मिल रही थी। उल्टा वह मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़क रही थी। मैं चुपचाप बैठी रही। अब मैं और क्या कर सकती थी? औरत आखिरकार क्या कर सकती है सिवाय रोने के? वह कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये अलग बात है कि अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और शायद मैं उन औरतों में से नहीं थी। मेरी ज़िंदगी जेल में गुजर रही थी। मेरे साथ बुरे से बुरा हो गया था। मेरी आंखों से आंसू थमते ही नहीं थे। खाना तब खाती थी जब भूख से बेहोश होने वाली होती थी। क्या ये भी मेरी ज़िंदगी? क्या मैंने ऐसे ही जीना था, या मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए था? इस जेल में मेरी इज्जत बार बार खेने लगे। वह जेलर औरत सबके साथ ऐसा ही करती थी। मेरे अलावा फ़िलहाल यहाँ पर कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी, इसलिए उसकी सारी नज़र मुझ पर ही थी। वह मुझ पर जुल्म भी करती, मुझसे ये सब भी करवाती, मुझे ताने भी देती, लेकिन मुझे और कोई काम नहीं करवाती थी। कहती थी कि इसकी खूबसूरती ख़राब नहीं होनी चाहिए। एक दिन मैं सब्ज़ी काटने बैठ गई तो उसने मुझे उठा दिया और कहा कि ये सब नहीं कर। वह तो मुझे धूप में निकलने भी नहीं देती थी। मैं हैरान होती थी कि ये किस किस्म की औरत है, ये किसकी माँ है, किसकी बीवी है, उसने अपने बच्चों की क्या तरबियत की होगी। उसको सारी जेल की औरतें बददुआएं देती थी, कहती थी कि मर जाए। और फिर एक दिन जाने किसकी बददुआ लग गई कि वह जेल की छत से गिर गई। इस वक्त वहीं पे कोई औरत नहीं खड़ी थी। अगर कोई भी खड़ी होती तो उसे वहीं से धक्का देना अपना फ़र्ज समझती, लेकिन शायद वह खुद ही पाँव फिसलने की वजह से नीचे गिर गई, और उसके बाद उसकी आँख शायद जहन्नुम में ही खुली होगी। लेकिन हमें ज़्यादा दिन का सुकून नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद फिर से एक बहुत ही सख्त किस्म की जेलर औरत वहाँ पर आई, पर यह हमसे कोई उल्टा काम नहीं करवाती थी। मेरे अच्छे ये रवैये की वजह से और कम उम्र की वजह से फिर से मेरा केस ओपन करवा लिया गया है। जिन्हें नए नए वकील बने होते हैं और उनको ऐसे केस की फ़ाइल दे दी जाती है जिनका कोई भी नहीं होता, तो वह केस लड़के तजुर्बा हासिल करते हैं। मेरी फ़ाइल भी शायद किसी वकील के हाथ लगी थी। वह भी एक औरत थी। उसने मुझे ये मज़लूम जाना और मुझसे मिलने के लिए आई। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा, ये बात तो कोई पागल भी समझ सकता है कि अगर किसी औरत की शादी इतने अमीर आदमी से हो रही है तो वह पहली ही रात उसे जान से क्यों मारेगी, जबकि अगर वह उसकी बीवी बनी रहेगी तो उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जब किस्मत में कुछ बुरा होना होता है तो इस तरह की बातें एक तरफ चली जाती हैं और उन पर कोई गौर भी नहीं करता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने वाकई मेरी मदद की, और 11 महीने के ट्रायल के बाद मुझे जेल से आज़ादी मिल गई। मैं पूरे 4.5 साल के बाद बाहर निकली थी। जब मेरी शादी हुई तो इस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी, और अब मैं तकरीबन 23 साल की होने वाली थी। अभी भी खूबसूरत थी और कुंवारी तो रही नहीं, लेकिन खूबसूरत ज़रूर थी। सोचा कि किसी की बीवी बनकर बाकी की ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारूंगी। अपनी माँ से मिलना चाहती थी। मुझसे मिलने कोई नहीं आया था, लेकिन मेरी आज़ादी की खबर मेरे घर वालों को दे दी गई थी। ये उस वकील ने बताया था। खैर, मैं अपने घर चली गई तो वहीं पर मेरी एक बहन बैठी थी, जो मेरी तीसरे नंबर वाली बहन थी। शायद माँ से मिलने आई थी, लेकिन वह कभी मिलने के लिए नहीं आती थी, क्योंकि उसका पति बहुत सख्त था। वह उसे बाहर आने जाने नहीं देता था। खैर, मैंने उसे देखा तो गले से लगाने की कोशिश की। आखिर मैं अपनी बहन को इतने अरसे बाद देखी थी, लेकिन उसने मुझे दूर झटक दिया और कहा, तू कहाँ से आई है? कल मोहल्ले में तेरी वजह से हमारे सारे ख़ानदान की इतनी बेइज्जती हुई और तू मुंह उठाकर यहाँ आई। मैंने कहा, अपनी माँ से मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा, कौन सी माँ?
तेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। वह तो ज़माने की बातें सुन सुन कर ही मर गई और तेरी वजह से मुझे तलाक हो गई। सब ने कहा कि तेरी बहन ने अपने पति को जान से मार डाला, तो तू भी अपने पति को जान से मार देगी। यह घर अम्मी ने मेरे नाम कर दिया है। मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहती हूँ और तेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो यहाँ से जा सकती है। उसने तो मुझे अंदर पाँव भी रखने नहीं दिया, बाहर से ही सब कुछ ख़त्म कर दिया, जीते जी मार डाला। मैं हैरान रह गई। बाद में पता चला कि उसने इस घर के बदले में किसी और शख्स से शादी की है, यानी किसी शख्स को यह कहा है कि वह यह कर उसके नाम कर देगी, बस वह उससे शादी करे और उसका और उसके बच्चों का खर्चा उठाए, क्योंकि उसके पास कमाने वाला कोई नहीं था और आज कल में ही उसकी शादी थी। यह सब मुझे सामने वाली आंटी ने बताया, जिन्होंने मुझे देखा तो मुझे एक रात के लिए अपने घर में रख लिया, लेकिन मैं वहाँ हमेशा नहीं रह सकती थी। मोहल्ले वालों तक यह बात पहुँच चुकी थी कि मैं वापस आई हूँ। अब वह मुझसे बात करना चाहते थे, पता नहीं किस लिए, या तो सारी कहानी जानने के लिए और या फिर मुझे ताने देने के लिए, और मैं उन दोनों के ही मूड में नहीं थी। मेरी ज़िंदगी तो जैसे बर्बाद हो गई। मैं सोचने लगी कि मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या किया था। मैं तो सिर्फ इस बात से खुश थी कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो रही थी। क्या मुझे इतनी बुरी नज़र लगी थी कि मेरी अभी भी बचत नहीं होने वाली थी। मुझे अभी भी कहीं सुकून मिलने वाला नहीं था। कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। मैंने अपनी बहन से कहा कि देखो, शाम होने वाली है, मुझे एक रात के लिए तो रुकने दो। ये वही घर है जहाँ पर हम सब ने इतना अच्छा वक्त गुजारा है। हमारा बचपन इस घर में गुजरा है और जवानी भी। हम लोग इसी घर से दुल्हन बनकर विदा हुए थे। इतना जुल्म नहीं करते हैं। उसने कहा कि अगर मैंने तुम्हें एक रात भी यहाँ रुकने दिया तो मेरी ज़िंदगी फिर से बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे शौहर, मेरे बच्चों के बाप ने छोड़ दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब तुम क्या चाहती हो कि मेरा मंगेतर भी मुझसे नाराज़ हो जाए, वह भी मुझे छोड़ के चला जाए। वह भी बहुत अच्छा इंसान नहीं है, उसकी 2 बीवियां हैं, फिर भी वह मुझसे शादी कर रहा है। वह भी लालच में आके। मेरे हालात तुमसे भी ज़्यादा बुरे हैं। तुम्हारे साथ तो कोई नहीं था, मगर मेरे साथ तो 3-3 जानें थीं। मेरी बहन थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो, फिर यहाँ से चली जाओ। मैंने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे नसीब अच्छे हों। मैंने तुम्हारे साथ जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये तुम्हें भी पता होगा। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि एक इंसान खुद मुसीबत में पड़ा है, वह किसी और के लिए मुसीबत कैसे बन सकता है। वह तो खुद इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गया है। क्या मेरे लिए यह सब कुछ आसान था कि मेरा पति शादी की रात को ही मर गया और मुझे बाहर निकाल दिया गया, वह भी इतने अच्छे से। यह तो ऐसा ही था कि अभी मैंने अपने ख्वाबों को पूरी तरह से जिया भी नहीं था, मुझे झटके से जगा दिया गया था। मैं इधर उधर फिरती रही और रात हो गई तो सड़क पर बैठकर रोने लगी। अब मैं कहाँ जाती, किधर जाती। शायद इस औरत ने ठीक ही कहा था कि वह दुनिया बड़ी जेल है और तुम छोटी जेल में आ गई हो। वहाँ पर तुम्हारे साथ ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि अब रात थी और मैं एक इतनी खूबसूरत लड़की सड़क पर बैठी थी, अकेली और बेसहारा। मेरा घर, जहाँ मेरी एक बहन भी थी, वह यहाँ से 2 गलियों के फासले पर था, लेकिन मैं पनाह लेने के लिए वहाँ नहीं जा सकती थी। मुझे बहुत भूख भी लगी थी। आसमान की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि मेरी किस्मत इतनी बुरी है। जब मैं इस जेल में थी तो मुझे बहुत से लोग मिले। मैंने उन सब से बारी बारी मदद की अपील की थी। एक शख्स को मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी, तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहूँगी, बस मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल लो।
ये उस दिनों की बात है जब मैं जेल से निकलना चाहती थी, लेकिन 5.5 साल में ऐसा वक्त भी आया जब मैं वहाँ पे रहने की आदत हो गई थी। तो उस आदमी ने मुझसे कहा था कि मुझे घंटी बजाने का शौक़ है, लेकिन गले में पहनने का नहीं। वैसे भी मेरे ही पहले से एक बीवी है। पता कि कौन से ऐसे पति होते हैं जो अपनी बीवियों के साथ इतने बड़े धोखे करते हैं, और वो मासूम औरतों को कौन होती हैं जिनको इस बारे में पता नहीं चलता और वो फिर भी उनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मुझे तो लगता है कि औरतों को ऐसी बातों का पता होता है, लेकिन वो मजबूरी में कुछ नहीं बोलती। यह मजबूरी है तो इंसान को जगह जगह जलील करवाती है। थोड़ी देर बाद मैंने सामने देखा तो एक आदमी खड़ा था, लेकिन वह मेरी तरफ देख नहीं रहा था। शायद वह कोई फ़कीर था, शायद वह भीख मांगता यहाँ फिर रहा था। मैं सोचने लगी, क्या मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होगी? क्योंकि अब अगर मुझे ज़िंदा रहना था तो ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। क्या मैं भी सड़कों पर भीख मांगती फिरूंगी? ये वही मोहल्ला, वही शहर था जहाँ पर मेरी जवानी और बचपन गुजरा था। यहाँ पर मेरी सहेलियाँ थीं, रिश्तेदार थे, टीचर थीं, दुकानदार भी मुझे जानते थे। क्या वो सब मुझे भीख मांगते हुए देखते? क्या सोचते मेरे बारे में? और मैं क्या करती? मैंने सोच लिया था कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। शायद मुझे बहुत पहले भी खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। ऐसी ज़िंदगी से तो बहुत अच्छी थी। ऐसे जीने से क्या फ़ायदा? मुझे तो उसी समय मर जाना चाहिए था जब मेरा पति मर गया। उसके साथ मेरी भी लाश निकलती तो मुझ पर इतने जुल्म तो ना होते। हाँ, ये बात मैंने पहले क्यों ना सोची, लेकिन अब अगर मेरे दिल में ये बात आई थी तो मुझे इस पर अमल भी करना था। मैंने सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बस सुबह हो जाती और मुझे मौत का कोई बहाना मिल जाता। लेकिन अभी वहीं पे बैठी रो रही थी कि कुछ बहुत अजीब हुआ, इतना अजीब कि जिसकी होने की उम्मीद ना थी। जब पलट कर देखा तो कदम तले से ज़मीन निकल चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं हैरान रह गई। ये तो वही फ़कीर था जो थोड़ी देर पहले सामने था। मैं डर के पीछे हट गई। मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे? उसने कहा कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसी मोहल्ले का हूँ, यहाँ पर भीख मांगते हुए काफ़ी अरसा हो गया। उसकी आवाज़ जवान लग रही थी, लेकिन हुलिया बूढ़ा सा। मैंने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? मजबूत तरीके से पेश आ रही थी। कहने लगा कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब उसने ऐसी बात की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि अच्छा, मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, इसलिए मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हो? तुम्हें पता है कि मैं बदनाम हूँ, मुझे लोग मनहूस कहते हैं, यहाँ तक कि कातिल भी समझते हैं। जेल काट के आई हूँ, इसीलिए मुझसे शादी करना चाहते हो? उसने कहा कि तुम जो भी समझ लो, पर क्या तुम ये नहीं जानती कि अब अगर किसी ने तुमसे शादी नहीं की तो तुम्हारी ज़िंदगी के साथ क्या होगा? मैं खामोश हो गई, क्योंकि बात तो ऐसी ही थी। उसने कहा कि मुझसे शादी कर लो, फ़ायदे में रहोगी। मैंने कहा कि मुझे फ़ायदा नुकसान की नहीं पड़ी। मेरे साथ इतना कुछ हो गया कि अब मुझे फ़ायदा या नुकसान से क्या है? उसने कहा तो फिर मेरे साथ शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक तरफ बैठ गई और रोने लगी। क्या मुझ पर ये दिन आ गए थे कि मैं एक फ़कीर से शादी कर लेती? लेकिन मैं ज़िंदगी की ऐसी ऐसी हकीकतें देख के आ रही थी कि अब सोचने बैठना भी गुनाह था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। इस बात पर वह ज़्यादा खुश नहीं हुआ। उसने कहा कि फिर आओ मेरे साथ। मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ ले गया। मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन चेहरे से क्या फ़र्क पड़ता था। हमारी शादी हो गई। मेरे सामने बस शादी के पेपर आए थे और मैंने दस्तखत कर दिए थे। मैंने उस पर कुछ भी देखा या पढ़ा नहीं था। उसने कहा था कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है।
मुझे उससे सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे बस पनाह चाहिए थी, 2 वक़्त की रोटी और इज़्ज़त चाहिए थी। वैसे भी जितना कुछ मेरे साथ हो चुका था, मुझसे कोई और शरीफ आदमी शादी नहीं करने वाला था। मेरी खूबसूरती मेरे लिए लानत बन गई थी और मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया था। मेरी किस्मत में सिवाय ज़िल्लत के कुछ भी नहीं लिखा था। मेरी किस्मत थी, पर मैं हैरान हुई कि वह मुझे शादी करके घर में ले आया। एक बेड था इस कमरे में जिसके ऊपर स्टेज भी लगी हुई थी। मैं हैरान रह गई कि इस फ़कीर के पास एक घर और ये सब सामान कैसे पूरा कर लिया। खैर मैं यहाँ पर बैठ गई। वहाँ पर कुछ कपड़े भी रखे थे। उसने कहा कि तैयार हो जाओ, तुम जैसी भी हो मेरे लिए तो मेरी दुल्हन हो। मैं भी मुँह हाथ धो के आता हूँ। मैं सोचने लगी कि हाँ, इसको मुँह हाथ धोने की ज़रूरत है। मैं तैयार होकर स्टेज पे बैठी थी कि जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसको सामने देखकर मेरी रूह काँप उठी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आप तो मर गए थे, अब यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने अपना सर पकड़ लिया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो वह फिर से मेरे पास बैठा था। मैं फिर से चीख उठी। उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया और कहा कि मेरी बात गौर से सुनो। उसने कहा कि मैं मरा नहीं था, मुझे जहर दे दिया गया था, लेकिन मैं ज़िंदा था। पर मैंने डॉक्टर्स को कहा कि वह मुझे मरा हुआ साबित करें। और उसके बाद क्या तुमने मेरा मरा हुआ चेहरा देखा था? मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा भटकाया गया, ऐसा घुमाया गया कि मैं तो कुछ भी ना देख सकी। उसने कहा कि मैंने जानबूझ के अपने आप को मरा हुआ साबित किया था, क्योंकि अगर मैं बच जाता तो वो सारे मिल के फिर से मेरे खिलाफ साजिश करते। उन्होंने बहुत बड़ा जाल बिछाया था मेरी जायदाद हासिल करने के लिए। मेरे सौतेले बहन भाई और सौतीली माँ ने ये सब कुछ किया था। उन्होंने तुम्हें भी एक तरफ कर दिया और मुझे भी भटका दिया। मैं बच तो गया था, लेकिन ये जहर ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई थी। मैं 2 ढाई साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा। पता नहीं किस तरह से मुझे बचा लिया गया। मेरा एक दोस्त था जिसने मेरी मदद की थी। मेरी सेहत का सफ़र बहुत ही सुस्त रफ्ती से चल रहा था। रोज़ ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा और ना जाने कितने अरसे के बाद मैं ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर पता चला कि तुम्हें जेल में भेज दिया गया है। मैंने ही उस वकील औरत को वहाँ पर भेजा था और तुम्हें निकलवाया था। तुम्हें निकलवाना भी बहुत मुश्किल था और मैं अपने आप को ज़िंदा साबित नहीं करना चाहता था। मैंने किसी तरह तुम्हें बाहर निकलवाया और तुम्हारे पीछे पीछे ही था। फ़कीर का हुलिया बनाकर आया था। उन लोगों ने जिस जायदाद पर कब्ज़ा किया है वह शायद 70% है, लेकिन अभी भी 30% जायदाद मेरे पास है। लेकिन मैं खून खराबा नहीं चाहता। वो लोग कभी हमें जीने नहीं देते, इसलिए अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बस तुम मुझे वापस मिल गई हो और हम दूसरे शहर चले जाएंगे। यहाँ मेरे बाबा का एक और बंगला था और कोई थोड़ा बहुत कारोबार भी। हम उधर ही रहेंगे। मुझे माफ़ कर दो कि ये सब करने में मुझे बहुत वक्त लग गया, लेकिन तुम मेरी बीवी हो और तुम मुझे याद थी। मैं फूट फूट के रोने लगी। मैं अपने पति के गले लगकर रोने लगी। मैंने उसे सब कुछ बताया। वो भी अजीब सी हालत में आ गया और उसने कहा कि ये सबको एक ख्वाब समझ के भूल जाओ, लेकिन फिर भी हम लोग साथ थे और हमारा साथ ही हमारी ताकत बना दी। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।